नताशा हमेशा से जानती थी कि यह घर पूरी तरह से उसका नहीं है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ उसके ही खिलाफ इतनी खतरनाक साजिश रची जा सकती है। सुबह सुबह जब वह सोकर उठी तो देखा कि उसकी अलमारी खुली हुई थी। वह घबराकर अलमारी के पास गई और अंदर झांका। उसकी आंखें हैरान से चौड़ी हो गई। अलमारी से प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक के कुछ महत्वपूर्ण कागजात वहां से गायब थे। घबराते हुए उसने खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है? सारे पेपर यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? उसे लगा कि शायद शुभम ने कागजात कहीं और रख दिए होंगे, लेकिन जब उसने पूरे घर में ढूंढा और वे कहीं नहीं मिले तो उसे समझ आ गया कि मामला कुछ और है। वह सीधे अपनी सास सुनीता देवी के पास पहुंची और शांत स्वर में पूछने लगी, माँ, अलमारी में रखे कुछ कागजात मिल नहीं रहे हैं, आपने देखे क्या? सुनीता देवी एक पल के लिए ठिठकी, फिर मुस्कुराकर बोली, अलमारी में तो ताला तुम ही लगा कर रखती हो, मुझे क्या पता? नताशा जानती थी कि उसकी मुस्कान बनावटी है। उसे यकीन हो चला था कि इसमें जरूर उनकी कोई चाल है, लेकिन डर और संयम के मारे वह कुछ नहीं कह सकी। कुछ देर बाद जब घर में सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे, नताशा अपना काम खत्म कर अपने कमरे की ओर जा रही थी। जैसे ही वह ननद काव्या और उसके पति अनिल के कमरे के पास से गुजरी, अंदर से धीमी आवाज सुनाई दी, अगर कागजों पर नताशा के साइन नहीं हुए तो ये पूरा प्लान फेल हो जाएगा। हमें कोई और तरीका निकालना होगा। माँ को भी कुछ करना होगा। अगर वह हमारा साथ दी तो नताशा को साइन करने के लिए मजबूर कर सकती है। ये सुनते ही नताशा का शरीर कांप उठा। यह सिर्फ दस्तावेजों की चोरी नहीं थी, यह एक गहरी साजिश थी जो उसके खिलाफ रची जा रही थी। नताशा सोच रही थी कि अपने पति शुभम को सब कुछ बता दे, लेकिन अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए वह चुप रही। उसकी सास सुनीता देवी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और इसी डर से उसकी जुबान बंद कर दी। अगली सुबह नताशा का सिर अचानक घूमने लगा। उसे लगातार चक्कर आ रहे थे। सुबह की चाय पीने के बाद से ही उसके भीतर अजीब सी घबराहट हो रही थी। वह खुद से बोली, आज की चाय में कुछ अजीब सा स्वाद था। अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ ही पल में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब नताशा की आंखें खुली तो वह अस्पताल में थी। उसके पास शुभम खड़ा था और सामने डॉक्टर गंभीर स्वर में कह रहे थे, आपके शरीर में जहर के लक्षण पाए गए हैं। ये साधारण फूड पॉइजनिंग नहीं थी, किसी ने जानबूझकर आपके खाने में जहर मिलाया था। ये सुनते ही नताशा के शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। उसका मन सन्न रह गया। यह सिर्फ साजिश की नहीं बल्कि एक जानलेवा हमला था। उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की गई थी। ये सुनकर शुभम सन्न रह गया। वह हैरानी से पूछा, लेकिन ऐसा कौन करेगा? नताशा की आंखें के सामने सुनीता देवी की वह बनावटी मुस्कुराहट घूम रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर जाना है। शुभम ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। नताशा झुंझाकर बोली, नहीं शुभम, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। हमें पूरी सच्चाई जाननी होगी। आखिर ये सब हमारे साथ कौन कर रहा है? जब नताशा घर पहुंची और दस्तावेज खोजने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, तभी उसकी नजर अपने हाथ के अंगूठे पर पड़ी। उसने देखा कि उसके अंगूठे पर स्याही लगी हुई थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसका निशान लिया हो। ये देखकर ये वह सहम गई और तुरंत शुभम को दिखाया। शुभम भी हैरान रह गया। जब दोनों अंदर गए तो घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। नताशा और शुभम ने मिलकर घर की प्रॉपर्टी के कागजात ढूंढने शुरू किए, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। काफी देर तक तलाशने के बाद दोनों थक हार कर सोफे पर बैठ गए और सोचने लगे कि आखिर उसके साथ ये सब कौन कर रहा है। इसी बीच नताशा ने शुभम को वह सब कुछ बता दिया जो जो उसकी सास सुनीता देवी उसके साथ किया। शुभम चौंक कर बोला, नहीं माँ, ऐसा क्यों करेंगी? यह तो इस घर का चिराग है, वह उसे मारने की कोशिश कैसे कर सकती हैं? फिर वह थोड़ी देर चुप रहा और गंभीर स्वर में बोला, और अनिल और काव्या को इससे क्या फायदा होगा जो वे इस बच्चे को मारना चाहेंगे? कुछ देर बाद सोचने के बाद शुभम अचानक कहा, एक वजह हो सकती है। जब तुम्हारे पापा का अंतिम समय चल रहा था तब उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी। शायद इसी वजह से वे सभी लालच में आकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये सुनते ही नताशा की धड़कन तेज हो गई। शुभम की बात में सच्चाई थी। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। नताशा और शुभम चौंककर उधर मुड़े। सामने सुनीता देवी खड़ी थी। उनके चेहरे पर वह ठंडी मुस्कान थी जो हमेशा नताशा को
असहज कर देती थी। सुनीता देवी ने तेज आवाज में कहा, बहू तुम यही कागज खोज रही थी ना? उसके हाथ में वही प्रॉपर्टी के दस्तावेज थे। शुभम की आंखें हैरानी से फैल गई और गुस्से में बोला, माँ ये आप क्या कर रही हैं? क्या सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए आपने हमारे होने वाले बच्चे को मारने की कोशिश की? शुभम का गला भर आया और उसकी आवाज कांप रही थी। सुनीता देवी ठंडी आवाज में हंसते हुए बोली, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बेटा, इस घर की असली मालकिन भी नताशा ही है। ये सुनकर नताशा और शुभम दोनों चौंक गए। नताशा ने कांपते हुए आवाज में पूछा, इस घर की मालकिन मैं? लेकिन कैसे? सुनीता देवी ने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे को कठोरता कुछ नरम रखते हुए बोली, शुभम तुम्हारे पापा नताशा को अपनी बेटी की तरह मानते थे। जब उनका आखिरी समय आया तब उन्होंने यह पूरा घर भी नताशा के नाम कर दिया था। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा था कि नताशा इस घर की असली हकदार है। ये सुनकर शुभम और नताशा हैरान रह गए। उससे पहले ही वे कुछ बोल पाते, पीछे से काव्या और अनिल कमरे में आ गए। उनकी आंखों में गुस्सा और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। काव्या ने जहर घुले स्वर में कहा, भाभी तुम तो बड़ी हिम्मत वाली निकली। चाय में जहर लेने के बाद भी चिल्लाकर अपने पति को बुला ली। फिर उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, खैर अभी तो बस एक ही पेपर पर अंगूठा लग पाया है, बाकी दस्तावेज पर अभी साइन बाकी है। अगर तुम अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो तो चुपचाप साइन कर दो। ये सुनकर नताशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, धिक्कार है आप जैसे दामाद पर जो पैसों की लालच में किसी की जान लेने तक तैयार है। और आप दीदी, आप तो इस घर की बेटी हैं, फिर भी आप मेरा साथ देने की बजाय मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। फिर वह सुनीता देवी की ओर मुड़ी और बोली, माँ जी मैंने आपको अपनी माँ माना था लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा किया। नताशा पेट पकड़कर रोते हुए बोली, आखिर इस मासूम बच्चे की क्या गलती है जो आप सब इसे मारने पर तुले हुए हैं? अनिल ठहाका मारते हुए बोला, अगर ये बच्चा इस दुनिया में आ जाता तो इस प्रॉपर्टी का वारिस बन जाता, इसीलिए हमें इसे रोकना था। नताशा गुस्से से चीख पड़ी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? एक मासूम की जान लेने की साजिश कर रहे हैं। तब तक शुभम जैसे एक पत्थर की मूरत बना खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, माँ आपको तो पता है 6 साल बाद इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजने वाली थी, लेकिन आप अपनी लालच में के कारण मेरे ही बच्चे की जान लेने को तैयार हो गई, सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए। फिर शुभम रुका और भारी आवाज में बोला, माँ अगर आप एक बार मुझसे कह देती तो मैं खुद अपनी सारी संपत्ति आपके नाम कर देता, लेकिन आपने मेरी सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीनने की कोशिश की। तभी अनिल और काव्या तेजी से आगे बढ़े। काव्या के हाथ में एक चाकू था जिसे उसने नताशा के पेट पर रख दिया। अनिल ठंडी और बेरहम आवाज में बोला, मेरी प्यारी भाभी जी, अगर आप इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हैं तो बिना किसी सवाल किए अंगूठा लगा दीजिए, नहीं तो आज ही इसे खत्म कर देंगे। ये सब देखकर शुभम का दिल दहल गया। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की जान खतरे में थी। उसका गला सूख गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और दर्द भरी आवाज में बोला, माँ प्लीज अपनी बेटी और दामाद को रोक लीजिए। हम लोग पूरा प्रॉपर्टी आपको दे देंगे, लेकिन मेरी नताशा और मेरे बच्चों को बचा लीजिए। लेकिन अनिल ठहाका मारते हुए बोला, नहीं, हमें अभी भी अंगूठे का निशान चाहिए, वरना अंजाम तुम्हारे सामने होगा। शुभम थक हार कर नताशा की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोती हुई आवाज में कहा, नताशा प्लीज अंगूठा लगा दो, हमें हमारा बच्चा चाहिए। प्रॉपर्टी हम फिर बना लेंगे, लेकिन इस बच्चे को वापस नहीं ला सकते। नताशा कांपते हाथों से अंगूठा लगाने ही जा रही थी कि तभी कमरे में एक गूंजती हुई थप्पड़ की आवाज आई। चटाक, ये थप्पड़ सुनीता देवी ने काव्या के गाल पर मारा। पूरा कमरा एक पल में सन्नाटा में डूब गया। बस बहुत हो गया तुम दोनों का। सुनीता देवी की आवाज कमरे में गूंज उठी, तुम दोनों ने मुझे मेरे ही बेटे और बहू के खिलाफ भड़का दिया। इतनी नफरत भर दी कि मैं सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाई, लेकिन अब और नहीं। उनकी आंखों में गुस्सा और पश्चाताप दोनों झलक रहे थे। आंसुओं से भीगी आवाज में वो बोली, मैं कैसे अंधी हो गई। तुम दोनों के लालच ने मुझे मेरा ही परिवार बर्बाद करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब मैं यह अपराध नहीं होने दूंगी। काव्या और अनिल अवाक खड़े रह गए। सुनीता देवी ने गुस्से से कांपती आवाज में कहा, दफा हो जाओ मेरे घर से और ये कागज यही छोड़ जाओ। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। आगे से तुम दोनों अपना चेहरा कभी मत दिखाना। अनिल और काव्या के चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों साफ झलक रहे थे, लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने कागज
जमीन पर फेंके और चुपचाप घर से निकल गए। उनके जाने के बाद सुनीता देवी फूट फूट कर रो पड़ी। वह हाथ जोड़कर नताशा और शुभम के सामने खड़ी हुई और कांपती आवाज में बोली, बहू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसे के लालच में मुझे इतना अंधा बना दिया कि मैंने अपने ही परिवार को खत्म करने पर उतर आई। क्या तुम लोग मुझे माफ कर सकोगे? नताशा और शुभम की आंखों में भी आंसू आ गए। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और सुनीता देवी को गले लगा लिया। शुभम भावुक होकर कहा, माँ, आपने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता, हम सब साथ हैं, यही सबसे जरूरी है। कुछ ही महीनों बाद नताशा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब सुनीता देवी ने उसे अपनी गोद में लिया तो उसकी मासूम आंखों में देखते हुए प्यार से बोली, इसका नाम चिराग रहेगा। यह इस घर का सच्चा चिराग है। पूरे घर में खुशियों की गूंज थी। हर कोने में हंसी और सुकून की मिठास फैल चुकी थी। परिवार के सारे अंधेरे अब छट चुके थे और उनकी जगह ले ली थी प्यार, विश्वास और एक नई शुरुआत की रोशनी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।